गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंडियन मैथ्स ए टू जेड फैमिली में आपका स्वागत है। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ठीक होइएगा। जैसा कि अभी बिहार एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है और अभी 23 जून से बीएड का एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो उसके लिए जो जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें जो कुछ अनुच्छेद हैं पॉलिटी में, मैं वो लेके आया हूँ। आप लास्ट तक बने रहिए, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। आइए देखते हैं हम। देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसमें सारे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद के बारे में मैं लिखा हूँ और बेसिकली राष्ट्रपति टॉपिक को पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, राष्ट्रपति का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम। अनुच्छेद 52, ठीक है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का वर्णन है, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति को क्या कार्य दिया गया है और राष्ट्रपति का क्या कार्य है और कितना शक्ति है, क्या क्या शक्ति है, इन सब के बारे में जो वर्णन है वो अनुच्छेद 53 में है, ठीक है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है, निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 55 में जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि जो है, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से भाग ले सकते हैं, वो सारा चीज़ है जिसको मैं विस्तार से अभी बताऊँगा। 56 में जो है राष्ट्रपति का पद अवधि है, यानी कि राष्ट्रपति अपने पद पर कितने समय तक बना रह सकता है। 57 में पुनर्निर्वाचन है, यानी कि राष्ट्रपति जो है पुनः निर्वाचित हो सकता है। यानी कि अपने इंडिया में आप जानते ही हैं कि राष्ट्रपति बनने का कोई लिमिटेशन नहीं है, यानी कि एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति, यानी कि जब तक वो जीवित रहेगा तब तक वो राष्ट्रपति बन सकता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 58 में है राष्ट्रपति की योग्यता, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्या क्या योग्यता होना चाहिए, वो अनुच्छेद 58 में है। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, ये अनुच्छेद 60 में है। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है। मान लीजिए कि राष्ट्रपति के द्वारा कोई इलीगल काम कर दिया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति कुछ ऐसा काम करता है जो नहीं करना चाहिए, संविधान के विरुद्ध है, तो उस कंडीशन में उन पे एक महाभियोग चलाया जाता है, और जिनके जो अनुच्छेद 61 में है। और लास्ट जो है अनुच्छेद 72 में जो है वो राष्ट्रपति का क्षमादान है। ऐसे समझिए कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड का सज़ा सुप्रीम कोर्ट दे देता है, तो उस कंडीशन में यदि उसका फैमिली या शुभचिंतक कोई याचिका दायर करता है, राष्ट्रपति को दया क्षमा याचिका दायर करता है, तो राष्ट्रपति इन चीज़ों पे निरीक्षण करता है और वो ये विचार करता है। यदि वो व्यक्ति ऐसा माना जाता है कि नहीं, इसका ये पहला गलती है, तो राष्ट्रपति को ये अनुच्छेद 72 के तहत ये शक्ति दिया गया है कि वो उसके क्या कहते हैं मृत्यु दंड को समाप्त करके आजीवन कारावास में वो बदल सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन है। क्या है? संयुक्त अधिवेशन है। संयुक्त अधिवेशन है। संयुक्त अधिवेशन क्या है? जब लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन होता है तो अनुच्छेद 108 के तहत उस को राष्ट्रपति बुलाता है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन है, ठीक है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन है। और 352 में देखिए राष्ट्रीय आपात है। 356 में राष्ट्रपति शासन है। और 360 में वित्तीय आपात है। आप लोग लिखिएगा तो लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखिए, इन अनुच्छेद को पहले हम याद कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम विस्तार से आपको बताएंगे। तो आप ऐसे याद करिए, 52 से लेके 72 तक अनुच्छेद को पहले आप माइंड में मेकअप कर लीजिए। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60 के बाद 61 है, 59 तो इसमें हम दिए नहीं हैं, ठीक है। समझिएगा, ऐसे समझिए कि पहले राष्ट्रपति का पद है। पहले ये कहा गया है कि इंडिया में एक राष्ट्रपति होगा, तो इंडिया में एक राष्ट्रपति होगा, यह जो वर्णन है अनुच्छेद 52 में है। चलिए 52 खत्म हो गया, मतलब यानी कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा शुरू से ही, यानी अनुच्छेद 52 में है। अब आते हैं 53 में। अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की जो है कार्यपालिका शक्ति, संघ किसको कहते हैं? केंद्र, सेंट्रल को संघ
कहते हैं संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है, ऐसा वर्णन अनुच्छेद 52 में। फिर से समझिएगा, अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति का पद है, 53 में राष्ट्रपति जो काम करेगा कार्य एवं शक्ति है, ठीक है। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है, 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा ये बताया गया है, 56 में राष्ट्रपति का जो है पद अवधि है वो कितने दिनों तक अपने पद पर बना रहेगा ऐसा बताया गया है, 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन बताया गया है यानी कि उसका पुनर्निर्वाचन होगा, 58 में राष्ट्रपति बनने की एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, ठीक है। 60 में शपथ उसको कौन दिलवाएगा ऐसा बताया गया है, 61 में महाभियोग है और 72 में क्षमादान है। आइए हम एक एक अनुच्छेद को डिटेल में पढ़ते हैं। आइए देखते हैं अनुच्छेद 52 तो आपको समझ में आ गया हो कि ऐसा इसमें ये कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। अनुच्छेद 53 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति का क्या कार्य है और उसको कितना शक्ति दिया गया, ये अनुच्छेद 53 में है, इसमें विशेष कुछ नहीं है। अब अनुच्छेद 54 में आते हैं तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो एकल संक्रमणीय विधि से होता है, याद रखिएगा, एकल संक्रमणीय विधि से इनका चुनाव होता है, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो देखिए 50 जो है प्रस्तावक होता है, प्रस्तावक, और 50 अनुमोदक होता है, याद रखना है आपको। राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक होता है और 50 अनुमोदक होता है। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया से होता है तो एकल संक्रमणीय विधि से होता है। क्या होता है? एकल संक्रमणीय विधि से होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेता है, राष्ट्रपति के चुनाव में देखिए भाग लेता है, ये अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। अब देखिए हम सब जगह जो मेंशन कर रहे हैं वो निर्वाचित कर रहे हैं। निर्वाचित इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 व्यक्तियों का जो है मनोनयन करता है और राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन करता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में वैसे व्यक्ति ही वोटिंग कर सकते हैं जिनका निर्वाचन हुआ है, न कि जिनका मनोनयन हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है 3 मुख्य रूप से भाग लेते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसमें से 2 केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, एक दिल्ली विधानसभा एवं पांडिचेरी, जिसको पुदुचेरी भी कहते हैं, पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। देखिए यहाँ से कन्फ्यूजन होता है कि डायरेक्ट आपको पूछ देगा कि लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, नहीं, लोकसभा के सदस्य नहीं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। अब 2 केंद्र शासित प्रदेश आता है, एक दिल्ली विधानसभा, एक पांडिचेरी विधानसभा, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में आप समझ में आ गया होगा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। केंद्र शासित प्रदेश में 2 आता है, एक पांडिचेरी के विधानसभा और दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आई थिंक। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा का मैक्सिमम सीट जो है और राज्यसभा का मैक्सिमम सीट जो है, उसमें से कितने जो है वोटिंग में भाग लेते हैं, ठीक है, और राज्य विधानसभा से कितने भाग लेते हैं, ठीक है, राज्य विधानसभा से कितने भाग लेते हैं। तो आइए इस चीज़ को विस्तार से हम देखते हैं। देखिए सेंट्रल लोकसभा एवं लोकसभा, राज्यसभा, ये विधानसभा, लोकसभा संघ हुआ यानी कि सेंट्रल होगा, केंद्र में ये आता है, राज्यसभा भी संघ हो गया यानी कि केंद्र में आता है, ठीक है, और राज्य से ये आता है, ध्यान से समझिएगा। तो इस दोनों को मिला के
टोटल जो आपका वोटिंग होता है वो 766 का होता है, आई थिंक 766 का होता है, और 776 का होता है, और इनसे अकेले जो होता है 4120 विधायकों का जो विधायक जो मिलके वोटिंग करते हैं, ठीक है। जिसमें से देखिए आपका जो लोकसभा से जो होता है वो 533 होता है, और संघ शासित प्रदेश से आपका जो हो गया 243 हो गया। आप इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो वही आपका जो है 776 आ जाएगा। तो ऐसे समझिए कि लोकसभा से जो वोटिंग करते हैं वो 533 वोटिंग करते हैं, और संघ राज्यसभा से जो वोटिंग होता है वो 243 वोटिंग होता है, ठीक है। और राज्य विधानसभा से जो होता है 4120 विधायक मिलके वो वोटिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इस डाटा को आप, इस लिस्ट को आप याद रखिएगा, ठीक है। आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एग्जाम में, ठीक। और इन अनुच्छेद को तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। आइए हम अनुच्छेद 56 को देखते हैं। 55 में सारा क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको। अनुच्छेद 56 देखते तो अनुच्छेद 56 में कुछ नहीं है, राष्ट्रपति अपने पद पर कितने दिनों तक बना रहेगा, ये अनुच्छेद आपका 55 है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। अनुच्छेद 57 में ये कहा गया है यदि राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है और पुनः राष्ट्रपति का चुनाव होना है, तो जो राष्ट्रपति पहले था वो राष्ट्रपति यदि फिर से बनना चाहता है और उनके पक्ष में लोग हैं तो वो फिर से पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। ये अनुच्छेद 57 में है। और अपने भारत में जो है उम्र सीमा नहीं है राष्ट्रपति बनने का, यानी ऐसे समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति का एक पैर कब्र में है और दूसरा पैर बाहर है तो वो व्यक्ति भी बन सकता है राष्ट्रपति, यानी कि अगर वो बोलने लायक भी नहीं है फिर भी अगर वो जिंदा है तो ऐसे समझ लीजिए कि उसको भी राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। ये बात है, यानी कि लास्ट एज का कोई गणना नहीं है, लिमिटेशन नहीं है कि किस उम्र तक बनेगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है भारत के संविधान में। तो ये अनुच्छेद 57 में आप का है कि पुनर्निर्वाचन होगा। 58 में योग्यता है, तो आइए थोड़ा इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। 58 में क्या है, तो इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति जो बनेगा, राष्ट्रपति बनने के लिए उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहला योग्यता तो ये है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा योग्यता उसका है कि पागल या दिवालिया नहीं हो, पागल या दिवालिया नहीं हो। तीसरा है कि वो किसी लाभ के पद पर नहीं हो, किसी लाभ के पद पर नहीं हो। और चौथा है उसका लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो। इन चीज़ों को फिर से याद कर लीजिएगा कि राष्ट्रपति की योग्यता जो है वो पहला है कि वो भारत का नागरिक हो, ऐसा है। दूसरा है कि वो पागल या दिवालिया नहीं हो। पागल या दिवालिया का मतलब ऐसे समझिए कि वो मेंटली रूप से डिस्टर्ब नहीं हो, ठीक है। और दिवालिया का मतलब ये हुआ कि वो बिल्कुल कंगाल नहीं हो, उसके पास कुछ अपनी संपत्ति होनी चाहिए, अपना घर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो दिवालिया है, उसका अपना कोई ठिकाना नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब अभी यहाँ है बाद में कहीं और चले जाएंगे, ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आता है तीसरा, किसी लाभ के पद पर नहीं। लाभ के पद पे मतलब ये हो गया कि वो किसी सर्विस में नहीं हो, किसी नौकरी में नहीं हो, प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब हो, ये किसी लाभ के पद पर नहीं हो। अपने भारत में जो है सांसद जितने भी होते हैं या फिर जितने भी राजनेता होते हैं, वो जो नेता होते हैं उनको लाभ का पद नहीं माना जाता है, ठीक है। अब आ जाता है लोकसभा का सदस्य बनने, यानी कि वो जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होता है उसमें ये एलिजिबिलिटी होना चाहिए कि वो राष्ट्रपति बनने की लोकसभा सदस्य बनने की क्षमता उसमें हो। और सबसे अंतिम जो योग्यता है वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है जो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर
चुका हो। तो आइए इन चीज़ों को आप मेरे साथ बोलिए। एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहला एलिजिबिलिटी राष्ट्रपति का है कि वो भारत का नागरिक हो, ठीक है। दूसरा एलिजिबिलिटी है कि वो पागल या दिवालिया नहीं हो। तीसरा एलिजिबिलिटी है कि वो किसी लाभ के पद पर नहीं हो। चौथा है कि राज्यसभा का सदस्य बनने लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। और सबसे अंतिम है कि वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है, तो 35 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्षों का होता है। ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अगेन पूछता है। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा और बार बार रिपीट कीजिएगा ताकि आप भूलिएगा नहीं। आइए कुछ और विस्तार से हम पढ़ते हैं। आइए कुछ आगे पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए हमने अनुच्छेद 58 पढ़ लिया है। अब 60, देखिए अनुच्छेद 60 में कुछ नहीं है, राष्ट्रपति का शपथ है। तो आप याद रखिएगा कि अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? क्वेश्चन यहाँ से आता है कि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाया जाता है वो किसके द्वारा दिलाया जाता है? तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। यानी कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलवाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव संबंधी जो विवाद होता है, याद रखिएगा चुनाव संबंधी विवाद या आयु संबंधी विवाद याद रहेगा आपका, चुनाव संबंधी विवाद या आयु संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद या आयु संबंधी विवाद का निपटारा जो है वो सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। ये चीज़ें भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है और बच्चे यहाँ फंसते भी हैं। तो याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि राष्ट्रपति के आयु संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। या चुनाव संबंधी कोई विवाद हो गया राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी, तो इसका भी निपटारा जो है वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। और राष्ट्रपति को शपथ भी दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। देखिए अनुच्छेद 61 में कहा गया है राष्ट्रपति का महाभियोग है। तो अब राष्ट्रपति पर महाभियोग किन किन अवस्था में लग सकता है? तो देखिए अगर ऐसा लगे कि राष्ट्रपति द्वारा ऐसा काम किया गया है जो गैर संवैधानिक है, गैर संवैधानिक इन द सेंस कि संविधान के विरुद्ध राष्ट्रपति कोई ऐसा काम कर देता है जो संसद को ऐसा लगता है, तो लोकसभा या राज्यसभा याद रखिएगा, लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन में जो है महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन महाभियोग के प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व, कितना दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व जो है राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है कि आप पर महाभियोग प्रक्रिया लगाया जाने वाला है। तो लोकसभा में जो महाभियोग का प्रक्रिया लगता है वो लोकसभा में भी लग सकता है और राज्यसभा में भी लग सकता है। कंफ्यूज नहीं होना है, महाभियोग प्रक्रिया लोकसभा के द्वारा भी लगाया जा सकता है और राज्यसभा के द्वारा भी लगाया जा सकता है। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और बच्चे यहाँ पे फंसते हैं। बीपीएससी में भी कई बार पूछ चुका है, बिहार एसएससी में भी पूछ चुका है ये क्वेश्चन ये है कि देखिए आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है केवल, पहला ऑप्शन देगा केवल लोकसभा में, दूसरा ऑप्शन देगा केवल राज्यसभा में, और तीसरा ऑप्शन देगा किसी भी सदन में, और चौथा ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैंने बताया है कि महाभियोग का जो प्रक्रिया होता है लोकसभा में भी लगाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लगाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि इस दोनों में से किसी में भी लगाया जा सकता है। तो आंसर क्या होगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है तो किसी भी सदन में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। शर्त ये है कि यदि लोकसभा का 2/3 सदस्य
ठीक है, अपना समर्थन देता है महाभियोग में, तो लोकसभा क्या करता है, इन चीज़ों को राज्यसभा को भेजता है। यदि राज्यसभा का सदस्य भी 2/3 बहुमत से इसको पारित कर देता है तो महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण समझा जाता है। फिर से समझिएगा, यदि लोकसभा में महाभियोग लगा है तो लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उसका 2/3 सदस्य, कितना, 2/3 सदस्य यदि महाभियोग के समर्थन में अपना वोटिंग कर देता है, तब लोकसभा क्या करता है, इस महाभियोग को राज्यसभा में भेजता है और राज्यसभा इस पर निरीक्षण करता है। और यदि राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं उसके 2/3 सदस्य यदि महाभियोग के प्रस्ताव में समर्थन दे देते हैं तो महाभियोग को क्या करता, सही समझा जाता है और राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, ये आपका महाभियोग का प्रक्रिया है। ठीक है, आते हैं अब अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 72 में क्या कहा गया है, यदि किसी भी व्यक्ति को, यदि मृत्युदंड सर्वोच्च न्यायालय देता है किसी भी व्यक्ति को, तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत यह अधिकार दिया गया है, यह शक्ति दिया गया है कि यदि वो चाहे तो अपने इन शक्तियों का प्रयोग करके उस व्यक्ति के मृत्युदंड को माफ़ करके वह आजीवन कारावास दे सकता है। लेकिन इससे पहले यह प्रक्रिया तब हो सकता है जो जिस व्यक्ति को मृत्युदंड की सज़ा मिला है उसके पक्ष में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति को लिखित रूप से यह याचिका दायर करे कि नहीं, ये व्यक्ति सही है, इसका पहला गलती जीवन में है और ये इससे भूलवश हो गया है, तब राष्ट्रपति इन पर समीक्षा करता है, इस पर विचार करता है। यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति जो है इसका पहला गलती है और इससे पहले इसका कैरेक्टर और हर चीज़ ठीक रहा, तब राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है कि उसको ताउम्र, उसके मृत्युदंड को ताउम्र कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे राष्ट्रपति से रिलेटेड जो बार बार पूछता है। जैसे कि देखिए अनुच्छेद 108, याद रखिएगा, इस अनुच्छेद को बिल्कुल ही याद रखिएगा क्योंकि ये अनुच्छेद एग्जाम में अगेन एंड अगेन पूछता है। तो अनुच्छेद 108 में क्या है, तो अनुच्छेद 108 में कहा गया है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। अनुच्छेद 108 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा और उस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। अब देखिए लोकसभा अध्यक्ष की जगह पे कभी कभी आपको स्पीकर दे दिया जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखिएगा अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, सिर्फ राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। एक बात आपको और नोटिस करके रखना है कि ये संयुक्त अधिवेशन जो है वो धन विधेयक और वित्त विधेयक पे कभी नहीं लाया जा सकता है। धन विधेयक, याद रखिएगा, धन विधेयक और वित्त विधेयक इन दोनों पे कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। देखिए धन विधेयक 110 में, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है और अनुच्छेद 112 में वित्त विधेयक का चर्चा है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। धन विधेयक 110 में है और 112 में वित्त विधेयक का चर्चा है, याद रहेगा। संयुक्त अधिवेशन 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है, उसकी अध्यक्षता जो है स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक और वित्त विधेयक पर जो है कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। और क्या कहते हैं, अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक है और अनुच्छेद 112 में जो है वित्त विधेयक है। ऐसे आप समझिए कि एक जगह जो है दो शेर नहीं रह सकता है। अब मान लीजिए धन का भी बात है और वित्त का भी बात है, ठीक है, ये दोनों अगर एक ही जगह आ जाए तो कोई आदमी चाहेगा कि मेरे धन में जो है नुकसान हो, तो इस पे संयुक्त अधिवेशन कभी नहीं बुलाया जा सकता है। आइए कुछ और टॉपिक्स को देखते हैं। आइए कुछ अनुच्छेद और देखते हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपने 108 अनुच्छेद पढ़ लिया, अब आते हैं 280 में। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का बात कहा गया है।
वित्त आयोग के गठन का बात कहा गया है। यानी कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, याद रहेगा। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग है और वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग में सदस्य कितने होते हैं, तो 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य में से एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं, याद रहेगा। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है और वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या 5 होती है और अध्यक्ष 1 होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि वित्त आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 280 में है, याद रहेगा। इन चीज़ों को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आते हैं हम अनुच्छेद 263 में। तो 263 के तहत क्या है, इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं हम। 263 में देखिए क्या है, अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद है, अंतर्राज्यीय परिषद है। अब ध्यान से समझिएगा, 263 में अंतर्राज्यीय परिषद है, तो पूछेगा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, याद रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 263 में है। अब क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किया ही क्यों गया, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद का जो काम होता है, इसका जो काम होता है, ये दो राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करना, विवादों का निपटारा करना, ठीक है। तो पूछे क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, याद रहेगा। किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो 263 के तहत किया जाता है, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद का काम क्या है, तो वो दो राज्यों के बीच जो विवाद होता है, वो चाहे सीमा को लेके हो, चाहे जल को लेके हो, चाहे कोई आपसी कुछ दिक्कत हो, उसका जो विवाद होता है उसका काम होता है अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन होता है उसका काम होता है कि बस दो राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करना, ठीक है। आइए देखते हैं अब अनुच्छेद 352, याद रखिएगा। अनुच्छेद 352, 356 और 360 ये एग्जाम में पूछना ही पूछना है, एकदम गारंटी है कि पूछता है, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 352 में है क्या, तो अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीय आपात। अब ये राष्ट्रीय आपात लगता किस लिए है और क्यों लगता है, तो देखिए अनुच्छेद 352 का प्रयोग जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 356 में है राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपात, जो कि अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। बोलेगा कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसका प्रयोग अभी तक जो है भारत में एक बार भी यूज नहीं हुआ है, तो वो अनुच्छेद 360 का प्रयोग है जो वित्तीय आपात है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक जो है यूपी में लगा है, ठीक है, 9 बार लगा है। उसके बाद बिहार में 8 बार लगा है। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन जो है वो केरल में लगा था, याद रखिएगा। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन केरल में लगा था। क्वेश्चन कई बार पूछता है कि राष्ट्रपति शासन का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया, किस राज्य में किया गया था, तो केरल में किया गया था। सर्वाधिक कहाँ पे किया गया है, तो वो यूपी में 9 बार किया गया है और दूसरे स्थान पे अपना बिहार आता है जिसमें 8 बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया है। आपको तो पता ही होगा बिहार सबसे आगे रहता है हर चीज़ में, वो चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो चाहे बदमाशी का क्षेत्र हो, हर चीज़ में बिहारी है। एक बिहारी 100 पे भारी, ऐसा आप सुने भी होंगे, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 300, मान लीजिए अनुच्छेद 352 का प्रयोग हो गया, तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे 352, 356 और 360, ठीक है। तो एक यहाँ पे 2 दे दीजिए और यहाँ पे 2। देखिए जब अनुच्छेद 352 का प्रयोग होता है
तो अनुच्छेद 352 लागू होने के एक माह पूर्व संसद में इसको लागू होना अनिवार्य है। और उसी तरह इसका 2 माह यानी कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग जब होता है तो संसद में से 2 माह पूर्व लागू होना अनिवार्य है और इसका भी 2 माह पूर्व लागू होना अनिवार्य है। इन तीनों अनुच्छेद को आपने समझ लिया अच्छे से, ठीक है। आइए कुछ और टॉपिक्स को हम देखते हैं। आइए देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट, ठीक है। अब राष्ट्रपति के बारे में आप लोगों ने इतना जान लिया। देखिए राष्ट्रपति, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे। इनका जो कार्यकाल रहा, इनका कार्यकाल रहा 52 से 62 के बीच, अर्थात ये 2 कार्यकाल के लिए चुने गए। ये भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अपने दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए। यानी कि ये अगर पूछे आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो 2 कार्यकाल के लिए चुने गए थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। पूछेगा भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इनका कार्यकाल 52 से 62 के बीच रहा। अगर आपसे ऐसा पूछे कि भारत के प्रथम जो मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति तो आपको याद होना चाहिए वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। इनका मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान हो गया था। कई बार एग्जाम में पूछा है कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गया है, तो वो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। याद रहेगा, भारत के ऐसे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जिनका मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब वो जब राष्ट्रपति का शासन चल रहा था, उन्हीं के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए, और भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। निर्विरोध चुने जाने का मतलब ये हुआ कि उनके विरोध में और कोई नहीं आया, तो वो नीलम संजीव रेड्डी थे। नीलम संजीव रेड्डी थे। याद रहेगा, निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और प्रथम राष्ट्रपति ये आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद रहेगा इतना। आइए देखते हैं आगे। भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति तो देखिए ज्ञानी जैल सिंह है। भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह है। देखिए इनका नाम ज्ञानी जैल सिंह है। याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति तो ज्ञानी जैल सिंह है। यानी कि इनका नाम तो ज्ञानी है, लेकिन इन्होंने कभी ज्ञान का कोई बात नहीं किया। पहले यही राष्ट्रपति है जिन्होंने अपने वेतन के लिए जो है विरोध किया था, वेतन के लिए। और ये सबसे कम पढ़े लिखे जो थे राष्ट्रपति थे। अगर ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति कौन थे, तो ज्ञानी जैल सिंह ही थे। और नाम तो ज्ञानी है, लेकिन ज्ञान वाला कोई काम कभी नहीं किए, ठीक है। आते हैं आगे, देखते हैं। आइए कुछ और टॉपिक्स को देखते हैं। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत के पहले असमिया राष्ट्रपति कौन थे, यानी कि असम से जो चुने गए थे वो राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। याद रहेगा, फ़खरुद्दीन अली अहमद। अब देखिए इनका क्या इम्पोर्टेंस है, तो इन्हें जो है मिर्ज़ा गालिब का वंशज कहा जाता है। मिर्ज़ा गालिब का वंशज कहा जाता है। मिर्ज़ा गालिब कौन थे, तो गज़ल के जनक थे। याद रहेगा, बोलेगा असम से चुने गए प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। और फ़खरुद्दीन अली अहमद को मिर्ज़ा गालिब का वंशज कहा जाता है। मिर्ज़ा गालिब जो है गज़ल के जनक थे। मिर्ज़ा गालिब को गज़ल का जनक माना जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम डॉक्टर जाकिर हुसैन पे, जिनके बारे में मैंने पहले भी चर्चा कर लिया है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एक पुस्तक लिखा था, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एक पुस्तक लिखा जिन्हें कहते हैं अबू खां की बकरी। अबू खां की
बकरी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी एक बुक लिखे थे जो था इंडिया डिवाइडेड। बोलेगा इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। और अबू खां के नामक बकरी का पुस्तक किसने लिखा? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है कि अगर बोलेगा कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, अनुच्छेद तो 1, 2, 3 याद रखिएगा, 1, 2, 3, यानी कि 1, 2, 3 के तहत राष्ट्रपति जो है अपना रिट जारी करता है, राष्ट्रपति रिट जारी करता है। रिटों की संख्या कितना होता है? 5 है। रिटों की संख्या 5 है। राष्ट्रपति बोलेगा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति रिट जारी करता है। और रिटों की संख्या कितना है? तो 5 है रिटों की संख्या, ठीक है। जितना राष्ट्रपति से इम्पोर्टेंट अनुच्छेद होता है और उसके रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होता है, मैंने अपने नॉलेज के हिसाब से अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आप समझे भी होंगे और आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इसमें जितने भी अनुच्छेद मैंने पढ़ाया है और जितने भी व्याख्या किया है, यदि आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ के जाते हैं एग्जाम में, तो आई थिंक अनुच्छेद राष्ट्रपति से अगर पूछता है तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको लगा है कि मेरा मेहनत अच्छा है, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो पे जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। बाकी आप अपना प्यार बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही। मैं फिर मिलूँगा कल। जय हिंद।